गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और अगला आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया सेकंड सेमेस्टर आपका वर्तमान भारतीय समाज पेपर है। इसमें हमने बताया था हायर एजुकेशन बता दिया, मैंने विश्वविद्यालय आयोग बता दिया, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग बता दिया। उसके बाद हम तीसरा आयोग पढ़ेंगे कोटारी शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका अगला नाम क्या बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम भी है और ये 1964 से 1966। इसको समझ लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। भारतीय शिक्षा आयोग जब भी एग्जामिनेशन पूछता है, और भारतीय शिक्षा आयोग को अटल कमीशन के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर आएगा, भारतीय शिक्षा आयोग पूछेगा, वैसे उसको ट्रीट करेंगे। यदि क्या बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन को पूछेगा तो हम उसको वैसा उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। भारतीय शिक्षा आयोग को अटल कमीशन के नाम से जाना जाता है 1882, और जब कोठारी शिक्षा आयोग की बात होगी या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात होगी तो 1964 से 66 को ही हम संदर्भित लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब इसकी बात करते हैं। 14 जुलाई 1964 को इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने क्या किया, इस भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने शिक्षा के संपूर्ण अंगों पर, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था पर एक आयोग का गठन किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारतीय शैक्षिक व्यवस्था को क्या किया जाए, उसका अवलोकन किया जाए और जो भी खामियां हैं, जो भी दोष हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सिफारिशें ली जाए, कुछ रिकमेंडेशन मांगी जाए, जो एक आयोग के माध्यम से, जिसमें तमाम तरीके के सदस्य होंगे, तमाम शिक्षाविद होंगे, जो उन समस्याओं का समाधान देंगे। इसलिए 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया। इसमें इसके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है, इनको हम इनके नाम से जानते हैं। इन्होंने कुछ सिफारिशें दी, उसको देख लेते हैं। इसको लिख लें आप लोग, क्योंकि बताते हैं इसको। पहली सिफारिश थी कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग के सुझाव, कोठारी आयोग के सुझाव। ठीक है, इसको देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या, पूरी सारी व्यवस्था, सारी शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए जो तत्कालीन भारत में जो शिक्षा में समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, सारी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया और उसमें जो भी ज्वलंत समस्याएं थी तत्कालीन समय में, उनसे उनके समाधान मांगे। तो इस आयोग ने कुछ सुझाव दिए, कुछ सिफारिशें की, वो उसमें से कुछ प्रमुख थी। पहला था, पहली सिफारिश थी उन्होंने कहा जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं यार, पहला आप लोग लिखते जाएं। पहला उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुने आप लोग, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता है इसको बढ़ाया जाए। दूसरी सिफारिश उन्होंने की, उसको देख लेते हैं। दूसरी सिफारिश में उन्होंने कहा तो जो शिक्षा की संरचना है वो 10 शिक्षा की संरचना लिख देता हूं यहाँ पर। दूसरी उन्होंने सिफारिश की, शिक्षा की संरचना की बात की, शिक्षा संरचना की बात की। वो उन्होंने कहा 10+2 और +3 होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा संरचना की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 10+2+3 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी सिफारिश उन्होंने की, वो उन्होंने कहा कि जो भी छात्र हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में लाने के लिए जो छात्रवृत्तियां हैं, जो विद्यालय में छात्रवृत्तियां हैं, छात्रों को शिक्षा से प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। ठीक है, चौथी बात उन्होंने की, आप लोग का लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखते चले। चौथी बात उन्होंने की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भी विद्यालय में छात्रों का अपव्यय एवं अवरोधन हो रहा है उनको रोका जाना चाहिए।
अर्थात जो बात 1929 में हर्टॉग कमेटी ने कही उसको फिर दोहराया गया कि प्राथमिक शिक्षा या भारतीय शिक्षा में जो अपव्यय और अवरोधन है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। अगली बात उन्होंने अगली सिफारिश की, शिक्षक प्रत्येक छात्र का भाग्य विधाता होता है, अर्थात शिक्षकों की सेवा शर्तों और उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बात अगली सिफारिश की, शिक्षकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो भी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक हैं उनको अनिवार्य रूप से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, अर्थात वो उच्च कोटि के शिक्षक मिल सके। नेक्स्ट उन्होंने बात की 4 या 5 हो गई। छठवीं बात की उन्होंने जो शिक्षा की व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को गणवेश निःशुल्क दिए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से छात्रों को दिया जाना चाहिए। उनकी जो भी कार्य दिशाएं हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। अगली बात की उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने समाजोत्पादक कार्य होते हैं, जो समाज में उत्पादक कार्य होते हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस होते हैं, कार्यानुभव होते हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये कोठारी शिक्षा नीति की सिफारिशें थी जो मैंने आपको बताई। अगला देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसको समझते हैं राष्ट्रीय जब 1964 में 66 में कोठारी कमीशन आया, उस कोठारी कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी, लेकिन इसकी सिफारिशें अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हो पाई थी। तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई। इसमें ये कहा गया कि नहीं हमें दोबारा से देश की शिक्षा व्यवस्था में समस्याएं हैं उसको क्या करना है, रिव्यू करना है, उनका समाधान देना है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति लाते हैं 1968 और इसको उन्होंने लाए। उन्होंने कुछ बातें कही, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को, उन्होंने कहा मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ऐसे ही लिखते चले, ये कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लें, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उनका ये कहना था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, सिफारिश दी या जो सुझाव दिया उनका ये था कि जो भी छात्र हैं उनको क्या किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, विद्यालय जाने के लिए मोटिवेट किया जाए, उनको छात्रवृत्तियां दी जाए। चौथी बात कही उन्होंने कि छात्र स्टडी मटेरियल है या उनको जो ड्रेसिंग यूनिफॉर्म है उनको निःशुल्क प्रदान करनी चाहिए या निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट अगली बात कही उन्होंने, इसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिभाषा सूत्र का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात छात्र माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं को, उच्च स्तर पर 3 भाषाओं को और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में अपना अध्ययन करें, लेकिन त्रिभाषा सूत्र का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। अगली सिफारिश जो थी वो थी परीक्षा प्रणाली को ज्यादा रिलायबल बनाया जाए, परीक्षा प्रणाली को ज्यादा विश्वसनीय बनाया जाए। और क्योंकि वर्तमान समय में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, परीक्षा प्रणालियां हैं वो दोषपूर्ण है, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनको अनिवार्य रूप से परीक्षाओं में शामिल किया जाए। अगली बात की उन्होंने कहा कि जो टीचिंग मेथड्स हैं वो प्रासंगिक नहीं रहे हैं, अर्थात वो प्रासंगिक नहीं है, इसलिए जो टीचिंग मेथड्स व्यवहारिक बनाए जाएं, छात्रों के अनुकूल बनाए जाएं, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाया जाए। ये कुछ बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1978 के बारे में थी। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। 1962 की राष्ट्रीय शिक्षा जब नीति आई उसको भारत सरकार को जो सुझाव मांगे थे विशेषज्ञों से, शिक्षा विशेषज्ञों से, उन्होंने अपने सुझाव दिए। लेकिन 1919 की शिक्षा नीति आई, कार्यनीति को उन्होंने घोषित की, इसके प्रोग्राम घोषित किए, लेकिन देश में तत्कालीन परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया, अर्थात सरकारों का आना जाना शुरू हो गया। उस समय तत्काल राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार थी, उसने 1977 में इमरजेंसी लगाई, राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगाया। उसके बाद देश में चुनाव हुए 1979 में, उसके बाद जनता दल की सरकार आई। ऐसी स्थिति में जो शिक्षा की पॉलिसी थी वो भी चेंज होना जरूरी थी, इसलिए इस शिक्षा नीति को 1979 को रद्दी में डाल दिया गया। उसके बाद 1995 में राजीव गांधी सरकार बनती है, राजीव गांधी बनते हैं। उन्होंने शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं को, जो भी समस्याएं थी शिक्षा में, उन पर अध्ययन करने के लिए
विशेषज्ञों की मीटिंग ली। विशेषज्ञों की मीटिंग लेने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात यह थी कि जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई, आयोग आए या जो भी कमीशन आए, उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने कार्ययोजना तो बताई, तमाम सुझाव दिए, लेकिन किसी भी आयोग ने किसी भी शिक्षा नीति में कभी भी ये नहीं बताया गया उनका एग्जीक्यूशन कैसे होना है, उनको लागू कैसे किया जाना है। ये पहली शिक्षा नीति थी, इसमें ये बताया गया कि हम सुझाव देंगे, सुझाव देने के साथ साथ हम ये भी समाधान देंगे कि इनको लागू कैसे किया जाएगा। उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। उसके बाद फिर देश एक बार स्थिरता का अभाव देखता है, फिर राजनीतिक विवाद पैदा होते हैं और फिर सरकार मिलती है। सरकार के बाद अगली जनता दल की सरकार आती है। जनता दल की सरकार आती है तो फिर जो शिक्षा नीति थी उसका भी वही होना था जो 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हुआ। फलतः उसमें 1900 जब शिक्षा नीति के बाद 1990 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसमें यह विचार किया गया कि जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसमें कुछ विसंगतियां थी, उसमें सुधार करके हम नए सुझाव लेंगे और नए सुझावों को हम नया अमली जामा पहनाएंगे। इसके बाद एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आचार्य राममूर्ति समिति 1992 आचार्य राममूर्ति समिति। इसमें भी वही हुआ कि एक शिक्षा नीति का क्रियान्वयन न हो पाने के बावजूद दूसरे 2 साल के अंतर्गत दूसरी शिक्षा नीति आ गई और उस शिक्षा नीति का आगे जितनी शिक्षा नीतियां आई यदि इनका अच्छे से पालन हो गया होता तो देश की शिक्षा व्यवस्था की जिसकी अलग होती। लेकिन क्योंकि बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें भी कुछ अपनी सिफारिशें की, शिक्षा में कुछ बातें कही, उन्होंने ये कहा केयर टेकर्स की व्यवस्था की जाए। उस पर देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जो केयर टेकर होते हैं, अर्थात जो बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी देखभाल के लिए व्यक्ति नहीं होते, परिवार के सदस्य नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में केयर टेकर जैसी व्यवस्था की जाए। उन्होंने अगली बात कही कि बालवाड़ी है उनकी व्यवस्था की जाए और तीसरी बात की उन्होंने पोषाहार का स्तर बढ़ाया जाए। चौथी बात इन्होंने कही इस शिक्षा में उन्होंने कहा कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनके जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं हैं उनको सुधारा जाए। इसके बाद एक और शिक्षा नीति आती है जो होता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2004 के बाद जब देश में चुनाव संपन्न होते हैं उस समय जो एनडीए होता है उसकी सरकार जाती है, सप्रसंग यूपीए की सरकार आती है। उसमें उस समय देश के जो प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह बनते हैं। उन्होंने कहा ज्ञान का प्रसार किया जाए, ज्ञान को कार्य अनुभव के रूप में बढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर सैम पित्रोदा अध्यक्ष थे उसके लिए, डॉक्टर सैम पित्रोदा ठीक है। डॉक्टर सैम पित्रोदा को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया, जो इस समय राहुल गांधी के कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इनको अध्यक्ष बनाया। इनके द्वारा उन्होंने शिक्षा से संबंधित कुछ सिफारिशें थी, उन्होंने सुझाव लिए। कमोबेश सिफारिशें वही थी जो पूर्व में की गई थी। इसके बाद इस आयोग ने 2009 सन
2009 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनको जिम्मेदारी दी गई कि इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चले, इसमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन परिवर्तनों के लिए इस आयोग ने क्या किया, 2009 में भारत सरकार ने रिपोर्ट दी। अब हम बात करते हैं 10 साल बाद मनमोहन सिंह सरकार जाती है, उसके बाद देश में चुनाव होते हैं, एक बार फिर एनडीए की सरकार आती है, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी बनते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक और शिक्षा नीति लागू होती है, वो होती है शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016। इसको देख लेते हैं। इस राष्ट्रीय नीति में वर्तमान में शिक्षा की क्या ज्वलंत समस्याएं हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, उनमें कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी गंभीर समस्या है, इसको आइडेंटिफाई करना और उसके समाधान जुटाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 लागू की है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभी प्रकाशन नहीं हुआ है। जब प्रकाशन होगा उसके बारे में बात हम अध्ययन करेंगे, जो कि भारत सरकार की भारत सरकार की शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा, स्वतंत्रता से बाद की शिक्षा, सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। यदि कोई क्वेरीज करनी हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। धन्यवाद।